नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंडन एयरबेस पर पहुंचे 4 विमान, सैकड़ों छात्र वापस लौटे। पोलैंड में जमा है वीके सिंह, निभा रहे हैं दोहरी जिम्मेदारी। और पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से लाखों के सोने की चोरी। हिंडन एयरबेस पर पोलैंड और रोमानिया से विमानों का आना जारी है। गुरुवार को 4 जहाज यहां पहुंचे। इनमें लगभग 800 छात्र अपने देश लौटे। C-17 विमान ने भी हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री छात्रों की अगुवाई कर रहे हैं। यूक्रेन से 800 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अब तक वायुसेना के 4 विमान पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस के अधिकारियों के मुताबिक रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट और पोलिश शहर रेज्जो से 798 भारतीयों के साथ उसकी 4 उड़ानें गुरुवार सुबह हिंडन एयरबेस पर उतरी। बुखारेस्ट से 200 लोगों को लेकर उनकी पहली उड़ान 1:30 बजे आई। दूसरी उड़ान गुरुवार की सुबह बुडापेस्ट से 210 भारतीयों को लेकर आई। इसके थोड़ी देर बाद तीसरी उड़ान 208 भारतीयों के साथ एयरबेस पर पहुंची। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा कि बुखारेस्ट से भारतीय वायुसेना C-17 की चौथी उड़ान सुबह 8:15 पर गाजियाबाद के हिंडन बेस पर उतरी। इसमें 180 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर छात्र थे। वायुसेना की सभी 4 उड़ानें C-17 सैन्य परिवहन विमान का उपयोग करके लाई गई। बयान में कहा गया कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट निकासी का स्वागत करने के लिए वहीं मौजूद हैं। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों की अगुवाई की थी। বাংলা থেকে কে কে আছে? বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવ્યા છે? કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં। અને મહારાષ્ટ્રसून કોણ કોણ આલે? વેલકમ બેક હોમ। भारत यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसियों जैसे रोमानिया, हंगरी, पोलैंड से विशेष उड़ानों के माध्यम से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। भारतीय वायुसेना के C-17 भारी भरकम परिवहन विमान का उपयोग हाल ही में अफगानिस्तान में फंसे भारत के नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। हवाई जहाजों का उपयोग कोरोना काल में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंटेनर के परिवहन के लिए भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पोलैंड में फंसे भारतीय छात्र छात्राएं स्वदेश लौटकर खुश हैं। विषम परिस्थितियों में भी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह दिन रात काम कर रहे हैं। वो इस समय दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें छात्रों को वहां से निकालना और उनका मनोबल बनाए रखना शामिल है। विपरीत परिस्थितियों में यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए संकट मोचक बने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जितना मजबूत इरादा रखते हैं, उतना ही बच्चों के लिए कोमल दिल भी है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की मुख्य भूमिका में वीके सिंह ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अपने मजबूत इरादे जाहिर किए तो छात्रों के साथ एक अभिभावक के रूप में पेश आए। एक बार जरा इंडियन एयरफोर्स के लिए जोर से ताली बजे। Follow all the instructions that they give you. This is not a civilian aircraft, this is a military aircraft. आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं, अगर ज्यादा थक जाते हैं, उनको लगता है कि उनको मजा नहीं आ रहा नीचे बैठने में, लेकिन exchange the seat with the friend of theirs. So you will come to know who your friend is. Okay? पोलैंड पहुंचते ही जनरल वीके सिंह ने कमाल संभाल ली थी। उनके साथ कुलदीप चौहान और भारतीय वायुसेना के अधिकारी व स्टाफ थे। पोलैंड की राजधानी पहुंचने पर वहां छात्रों की भीड़ देखकर वीके सिंह के सामने ये चुनौती थी कि छात्रों को किस तरह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें सकुशल भारत ले जाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक एक छात्र से बात की, उनकी समस्याएं जानी। छात्रों को यह भी समझाया कि जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ बिगड़ सकता है। छात्रों ने उनकी बातें भी मानी। Only 2 hours left for you to reach India. Let's look a little happy. सबसे पहले तो एम्बेसी के लिए और हमारी एम्बेसडर रगमा जी के लिए पर जरा जोर से ताली हो जाए।
यू विल बी सरप्राइज कि जितना आप जगह हैं उससे शायद ज्यादा ये लोग जगह हैं यहाँ पर। ओके, सो वंस मोर गुड टू सी ऑल ऑफ यू गोइंग हैप्पीली बैक, रिलैक्स, स्लीप फॉर 2 hours, have good dreams for the future, and look at what the options you will adopt to take your studies further. Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. पीछे तो आवाज फिर भी नहीं आती। ओके? यस सर। ओके, अभी जरा एक वीके सिंह ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के बीच अनुशासन कायम करने की थी। सभी पहले जाना चाहते थे, लेकिन हवाई जहाज में इतनी सीटें नहीं थी। इसके लिए छात्रों को राजी करना जरूरी था। बुधवार को 3 फ्लाइट से 600 से ज्यादा छात्रों को भारत भेजा गया। अब भी यूक्रेन में करीब 1000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। जब तक युद्ध क्षेत्र में फंसे एक एक भारतीयों को सुरक्षित नहीं निकाल लेंगे, तब तक यहीं रहेंगे, ये वीके सिंह का कहना है। विमान में सवार बच्चों ने सरकार को धन्यवाद कहा। Actually, I would like to thank the Indian government for helping us. So, because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the west. Actually, we were stranded in east, but somehow they issued advisory and they set a special evacuation trains, so we can come to the west and we can just evacuate from. So, I really thank the Indian government that we are safe and sound now. So, we are going to India, and I'm really. और मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं जनरल वीके सिंह जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं मोदी जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सेफली पोलैंड से निकलवा दिया। पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि खार्किव में अभी भी मेरे काफी दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं और उनको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। यूक्रेन के हालातों के कारण वहां फंसे भारतीय काफी डरे सहमे हैं। पोलैंड बॉर्डर पहुंचने पर उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस काम में पोलैंड की राजदूत ने बड़ी भूमिका निभाई। बच्चों के वहां पहुंचते ही जय हिंद और भारत माता के नारे लगाकर उनमें जोश भरा गया। बाद में उन्हें बसों में बिठाकर होटल ले जाया गया, जहां इन डरे सहमे छात्रों की काउंसलिंग की गई। वीके सिंह ने खुद एक एक छात्र से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। गाजियाबाद का एक छात्र और छात्रा यूक्रेन से लौट आए हैं। उन्होंने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। एक छात्र अभी भी फंसा हुआ है, उसके परिजन परेशान हैं। गाजियाबाद के दर्जनों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी धीरे धीरे घर वापसी हो रही है। मुरादनगर में रहने वाले छात्र अभिनव शर्मा और ज्योति यादव भी सकुशल वापस आ गए हैं। अपनों के बीच पहुंचकर यह छात्र जहां राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं भारत सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहां के हालात बयां करते हुए इन छात्रों की आंखें भी नम उठी। मुरादनगर के सुराना गांव की रहने वाली ज्योति यादव यूक्रेन की इवानो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2य वर्ष की छात्रा है। तो मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरे शहर का नाम इवानो फ्रैंकोविस्क है। मैं 2nd ईयर स्टूडेंट थी। अब हमें जो रशियन इन्वेजन हुआ था वो 24 तारीख को हुआ था। उसके बाद हम जैसे पता चला हमें निकलने की सलाह दी गई। हमारी भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे छुपते छुपाते बंकर्स में घुसते हुए हम लोग निकले। हम लोग 27 तारीख को वहाँ से निकल गए थे बंकर से, और फिर उसके बाद हम पहुँचे रोमानिया बॉर्डर तक। रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचने के लिए हमने एक बस का इस्तेमाल किया था। ज्योति ने बताया कि यूक्रेन के हालात बिगड़ने के दौरान वह काफ़ी समय तक भारतीय छात्रों के साथ बंकर में छिपे हुए थे। इसके बाद वह जैसे तैसे बंकर से बाहर निकले और रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। ज्योति ने बताया कि बॉर्डर पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र पैदल तय करना पड़ा। बॉर्डर पर पहुंचे तो हालात वहां भी कम खराब नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मिलने के बाद जैसे उनकी सारी मुश्किलें हल हो गईं। ज्योति ने बताया कि दूतावास से संपर्क करने के बाद उन्हें रोमानिया से भारत रवाना किया गया। ज्योति के घर पहुंचकर सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन मुश्किल हालातों में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और बॉर्डर के बाद हमें वहाँ पर एम्बेसी वाली मैम थी, तो बॉर्डर पर थोड़ा स्ट्रगल था हमारे लिए क्योंकि बहुत भीड़ थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ भारत सरकार ने हमारे लिए देखा। तो जो एम्बेसी वाली मैम थी उन्होंने हमें बस में लेकर गए और उसके बाद हम डायरेक्ट एयरपोर्ट चले गए और फिर मैं 28 तारीख को अपने घर आ गई। मुरादनगर की डिफेंस कॉलोनी के निवासी अभिनव शर्मा भी यूक्रेन से मुश्किल हालातों का सामना कर घर वापस लौटे हैं।
अभिनव ने बताया कि जब उन्हें अलर्ट मिला तो यूनिवर्सिटी के शिक्षकों व कंसल्टेंट ने उनकी मदद की और बस में उन्हें रवाना किया गया। 40 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर वह एक जगह पहुंचे। वहां से फिर छोटी छोटी बसें में सवार होकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। तो सबसे पहले ऐसा था कि जब हमें अलर्ट कराया गया तो मैं अपनी सिटी से निकला, विनित्सिया से। वहाँ से हमें बसेस अरेंज कराई गई थी, जो कि हमारे एक टीचर ने कराया था, और उसमें कुछ जो कोलैबोरेशन था वो हमारी कंसल्टेंसी का था। ठीक है, तो हमारी टीचर ने अरेंज कराई थी वो बस। हमने उसे थोड़ा पे किया और हम वहाँ से चर्निवित्सी गए थे। चर्निवित्सी बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर होता है, यूक्रेनियन रोमानिया बॉर्डर से 40 किलोमीटर। फिर हम वहाँ से उस बस के लिए हमने एक रात के लिए शेल्टर लिया, बस से उतरे थे। एक दिन का पूरा सफ़र रहा था। बस से उतरने के बाद जब हम 30 किलोमीटर फिर वहाँ से छोटी छोटी बसेस में गए। जो बच्चे सब पहले एक बस में थे, लेकिन फिर बाद में छोटी छोटी बसेस में निकाला गया। और तो बॉर्डर पर व्हीकल्स वगैरह का ट्रैफिक होने के लिए, क्योंकि यूक्रेनियन लोग भी जा रहे हैं वहाँ से, सब अपने व्हीकल्स लेकर, तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट आगे नहीं जा सकता, मतलब आपका व्हीकल आगे नहीं जा पाएगा। फिर इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा था वहाँ से लेके बॉर्डर तक। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो। हम वहाँ से पैदल गए थे बॉर्डर तक, लेकिन बॉर्डर पर जब जाके देखा तो वहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी थी। वहाँ पे कंडीशन ये थी, पहले से 2,500-3 हज़ार बच्चे थे। जिस दिन हम पहुँचे फिर उस दिन 2,500-3 हज़ार बच्चे और आ गए। तो वहाँ पे 5,000 इंडियन और भी कंट्रीज़ के बच्चे थे, जॉर्डन वगैरह के थे, अफ्रीका के थे, ये सब और देश के भी बच्चे थे। वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। जो बच्चा अपना पहले से ही कुछ अरेंज कर पाया है वो वही उसका काम आ रहा है। और दूसरी बात ये रही है कि वहाँ पे रात में -6 टेम्परेचर हो जाता है, बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेनियन बॉर्डर पर, मतलब जो यूक्रेन की साइड बॉर्डर है, वहाँ पे आपके मतलब रहने के लिए कुछ भी ना अकोमोडेशन है, ना कुछ है, ना शेल्टर है। आप सिर्फ अपने बेसिस पर हैं, और आपका नंबर कितनी देर में आएगा ये आप नहीं बता सकते हैं। अभिनव ने बताया कि बॉर्डर पर पहले से ही 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के छात्र और यूक्रेन निवासी भी अपने वाहनों के साथ वहां खड़े हुए थे। ऐसे में 9 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर वह किसी तरह बॉर्डर पहुंचे तो वहां पहले से ही 2,500 भारतीय छात्र मौजूद थे। मुरादनगर के कई छात्र यूक्रेन से लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। छात्र लगातार परिजनों को अपनी वीडियो जारी कर उन्हें वहां से निकलने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे डॉक्टर राशिद के बेटे सादात ने परिजनों से वीडियो कॉल कर वहां के हालात बयां किए। सादात ने परिजनों को बताया कि वह जिस जगह पर है वह बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वह पैदल वहां तक नहीं पहुंच सकते। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। डॉक्टर राशिद ने बताया कि उनका बेटा खार्किव में फंसा हुआ है। कल सुबह 7:30 बजे बेटे से वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जिसमें उसने बताया कि वह 8 किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें ट्रेन में बैठने तक नहीं दिया गया। लेकिन बच्चों ने बताया कि अब हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे। इतने में ही फिर दूसरी गाइडलाइन जारी हुई कि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर खार्किव छोड़ना है। बच्चे किसी तरह से जान बचा के पैदल 25-20 किलोमीटर के करीब दौड़ भाग के रशियन यूक्रेन बॉर्डर की तरफ चले, जिसमें उनके ऊपर से कुछ मिसाइलें गुजरी, कुछ लेट के जान बचाई। बड़ी मुश्किल से वो अपने ठिकाने तक पहुंच गए। हमारी भारत सरकार से और सभी से ये अपील है कि जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, हमारी सरकार पूरे प्रयास के साथ, निरंतर प्रयास के साथ उन लोगों को हम लोगों से मिलाए। हम बहुत परेशान हैं। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ पैदल ही रशियन बॉर्डर की तरफ चल दिए। रास्ते में जहां उनके ऊपर से कई मिसाइल होकर गुजरी, वहां रास्ते के हालात भी बेहद बदतर हैं। कोई टैक्सी या बस तक उन्हें नहीं मिल पा रही है। खाने पीने की तंगी तो काफ़ी समय से हो ही रही है, लेकिन जान पर खतरा हमेशा बना हुआ है। सादात किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता है। परिजन बेटे की सकुशल वापसी के लिए लगातार दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। महाराजा अग्रसेन वाटिका में भोजन की व्यवस्था फिर से शुरू की जा रही है। यहाँ जरूरतमंद लोगों को मात्र 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड काल में यह व्यवस्था बंद कर दी गई थी, कल से इसकी दोबारा शुरुआत की जा रही है। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से फिर से 10 रुपये में खाने की थाली योजना शुरू की जा रही है।
यह योजना शुक्रवार से शुरू हो रही है। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। ट्रस्ट के संरक्षक बीके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से सामाजिक एवं व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि के लिए योजना को बंद कर दिया गया था। महाराजा अग्रसेन रसोई के तहत 10 रुपए में थाली दी जाती है, जिसमें पेट भर खाना होता है। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट ने 4 मार्च से दोबारा ये रसोई प्रारंभ करने का निश्चय लिया है। 4 मार्च से, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से हम लोगों ने अपने और अपने दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए रसोई बंद कर दी थी। अब ये रसोई दोबारा शुरू की जा रही है। 10 रुपये में यहाँ पर सबको भरपूर खाना मिलेगा, पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। और कल से हम 12:30 से शुरू कर देंगे। जो भी जरूरतमंद है उन लोगों को खाना। मात्र 10 रुपए की सहयोग राशि लेकर थाली परोसी जाती है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी तथा अचार दिया जाता है। पात्रों को भोजन की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा समाज के सभी लोग अपने परिवार के खास मौके जैसे जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी तथा पुण्यतिथि आदि पर महाराजा अग्रसेन रसोई में आकर मना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में प्रतिभा तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चों ने डांस, गीत जैसे अनेक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। समारोह में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। संजय नगर के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में प्रतिभा तरंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 2.5 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों ने भाग लिया। यहाँ कई प्रतियोगिताएं की गईं। इनमें 50 बच्चों ने गाने, कविता, डांस जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता अग्निहोत्री ने बताया कि यहाँ के कई पूर्व छात्र बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। उन्हीं छात्रों को जज बनाया गया है। अग्निहोत्री ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना भी की। It was a talent hunt. We organized it just to bring the unique talent of children on the stage, because this is the problem of our society. The children do have a lot within them, but they always look for a platform. So that was our effort, just to bring them on the stage, to bring their confidence up, to boost their morale also. Because after Corona, because during Corona period, everybody is, so limited to himself or herself. So we need to come out of that trap. Okay, we need to feel positive. So that was an effort so that we can spread some positivity around, and we can just spread a message also to the society. This school does a lot for bringing their talent up. So that was an effort from our side. कार्यक्रम में छात्रों के माता-पिता भी शामिल हुए। अभिभावकों से बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर निखारने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शास्त्री नगर और हरसाव के बीच चल रहा शमशान घाट विवाद हल नहीं हो रहा है। अब शास्त्री नगर RWA ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि ये जमीन ग्रीन बेल्ट की है। ये दावा कर रहे हैं कि कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे चुकी है। शास्त्री नगर ई ब्लॉक में खाली पड़ी जमीन पर गत दिनों हरसाव के लोगों द्वारा दाह संस्कार करने को लेकर अब RWA ने विरोध जताया है। गुरुवार को RWA की ओर से की गई प्रेस वार्ता से इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। RWA के अध्यक्ष AK शर्मा का कहना है कि इस जमीन को कुछ लोग शमशान घाट मान रहे हैं, जबकि यह जमीन ग्रीन बेल्ट की है। यहाँ कोई शमशान नहीं है। मैं 83-84 से मेरा पहला मकान यहाँ बना हुआ है, 32 शास्त्री नगर में, और कोई शमशान नहीं देखा हमने। 2001 में इन्होंने मुद्दा फूका था। इनमें ये 12-14 आदमी अरेस्ट हुए, जेल गए। SSP खुद मौके पर आए और SO जो आए, साथ में क्राइम मीटिंग कर रहे थे SSP पुलिस लाइन में, और इनको अरेस्ट किया गया। उनकी निगम से मांग है कि वह इस जमीन को ग्रीन बेल्ट के तौर पर विकसित करने का कार्य करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित जमीन पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर काफी पहले विवाद हुआ था। RWA और नगर निगम के बीच कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने कॉलोनी के बीच खाली जमीन को शमशान घाट मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद DM श्री कृष्णा ने
इस जमीन पर दाह संस्कार करने पर रोक लगा दी थी। उद्देश्य ये है कि यहाँ शमशान नहीं होना चाहिए आबादी में। कहाँ शमशान नहीं होना चाहिए? ये शास्त्री नगर ये लोग जो हरसां वाले जो मुर्दा फूक गए थे इस तारीख में, वो गलत किया उन्होंने और यहाँ प्रदूषण फैल गया है। हमने FIR लिखाई है, SSP के आर्डर से FIR हुई थाने में और शांति भंग हुई है। तो शासन को भी गया हुआ लखनऊ को PM साहब की तरफ से कि इसका नवैयत चेंज की जाए, यानी लैंड यूज चेंज किया जाए। उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है और अरेस्ट भी नहीं हुई है इनमें से किसी की। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ शांति बनाए रखने को एक चौकी स्थापित की जाए। पुलिस चौकी पहले भी पुलिस चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन गाँव वाले तो 2001 में, और अब भी आवश्यकता है और यहाँ सौदा नहीं होना चाहिए। RWA का कहना है कि हरसाव के कुछ लोगों ने बीते दिनों एक दाह संस्कार कर माहौल खराब करने की कोशिश की है। इस मामले में कबीरनगर थाने में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के नेहरू नगर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बड़ी घटना हुई। यहां एक लॉकर से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोना चोरी हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सिहानी गेट में श्रीमती प्रियंका ने यह तहरीर दी कि पंजाब नेशनल बैंक नेहरू नगर स्थित शाखा में उनका 20 वर्षों से एक लॉकर है। अंतिम बार इन्होंने इस लॉकर का प्रयोग नवंबर 2019 में किया था। कुछ समय पूर्व जब वो लॉकर अपना चेक करने के लिए गए तो उनकी चाबी नहीं लग रही थी। 2-3 प्रयासों के पश्चात बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में जब लॉकर को तोड़ा गया तो उन्होंने पाया कि उसमें रखा हुआ उनका लगभग 65 से 70 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब है। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यूपी में अब आखिरी चरण का मतदान ही बाकी है, लेकिन विवाद की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बलिया के एक गांव में भाजपा उम्मीदवार केतकी सिंह का लोगों से विवाद हो गया। वीडियो में केतकी धमकी देती नजर आ रही हैं। यूक्रेन से भारत के बच्चों के वापस आने का पाकिस्तान में विपरीत असर हो रहा है। वहां की जनता इमरान खान से नाराज है तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं है, बात तो सुने जनाब स्पीकर। आज मैं आपके खामोश रहे, देखें खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें। ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है। हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। बलोचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।